नमस्कार। मैं हूं आपका हमजुमा संजीव चौहान, नई दिल्ली से। हमारे साथ खास कार्यक्रम में हैं खास मेहमान, दिल्ली से ही भारत के जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर शरद कोहली। कोहली सर, स्वागत है स्टेट मिरर हिंदी में। नमस्कार संजीव, आपको और स्टेट मिरर के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिनंदन। सर, हमारी आपकी बात कोहली साहब पिछले 6 महीने से चल रही है मार्केट को लेके। जी। और मार्केट में भी सिर्फ सोने चांदी में जो उतार चढ़ाव है, रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 4,20,000 तक पहुंच गई चांदी। सोना भी करीब करीब 200 ऊपर निकल गया था। मेरी आपकी जब जब बात हुई तो आपने ये कहा था कि सोना अशांत जगह रहता है। मतलब जहां शांति होगी सोना ऊपर जाएगा, जहां शांति होगी सोना नीचे आएगा। दूसरे आपने कहा था सोने के साथ सोना सीख लीजिएगा, बहुत जल्दबाजी मत रहिए। अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो शरद कोहली और संजीव चौहान स्टेट मेरे को सुन के मत करिए, आप अपने दिमाग से करिए, मगर 2 साल कम से कम मार्जिन रखिए, पेशेंस का। सर, जी। सारी हमारी और आपकी बातचीत ध्वस्त होती नजर आ रही है कि ज्यों ज्यों अशांत हो रहा है वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, त्यों तो सर सोना और चांदी रिकॉर्ड तोड़ नीचे भी आ रहे हैं। जिस स्पीड से सर रॉकेट की तरह ऊपर गए थे और रॉकेट की तरह ही नीचे आ गए हैं। सर, ये साइंस पलट कैसे गई? सोने को शांति क्यों पसंद आ गई है? नहीं, सोने को शांति नहीं पसंद आई है। सोने के लिए हुआ क्या है कि डबल अशांति हो गई है। एक अशांति तो युद्ध की थी, जिस दिन युद्ध शुरू हुआ था सोना $5,400 पहुंच गया था। परंतु क्रूड ऑयल की वजह से, क्रूड ऑयल में बहुत शॉर्ट टर्म रिएक्शन है ये सोने का, क्रूड ऑयल की दाम बढ़ने से, क्योंकि खाड़ी में ये युद्ध हुआ और खाड़ी क्षेत्र क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा उत्पादक है, बहुत बड़ा सप्लायर है। उसकी वजह से क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने लगे, शॉर्टेज महसूस होने लगी, ऑयल रिफाइनरीज पर हमला होने लगा, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होने लगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल एक समय शूट करके $120 भी चला गया था। मैं एमसीएक्स की लिस्टेड प्राइस की बात कर रहा हूं। तो अब देखिए, इसको समझते हैं। अगर मुझे एक बैरल खरीदने के लिए $70 युद्ध से पहले देने पड़ रहे थे, $65-70 के बीच में, अब मुझे उसके $120 देने पड़ते हैं। हालांकि इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो 103, $3, $4 के आसपास है, कुछ कम हुआ है, उस पर आते हैं अभी। तो मुझे $50 फालतू देने पड़ते हैं। तो इससे क्या होता है संजीव, ये समझने वाली बात है कि डॉलर की डिमांड बढ़ती है। डॉलर मजबूत होना और डॉलर की डिमांड बढ़ने में दो अलग अलग बातें हैं। जो देश अपने आप को युद्ध में झोंकता है, उसकी करेंसी मजबूत नहीं होती, उसकी करेंसी कमजोर होती है। पर बदकिस्मती से दुनिया भर का 60-70% क्रूड ऑयल का ट्रेड डॉलर में किया जाता है, तो डॉलर की डिमांड बढ़ गई। जैसे ही डॉलर की डिमांड बढ़ी, तो एक डॉलर इंडेक्स होगा, मैंने उसका कई दफे आपके प्लेटफॉर्म पर जिक्र किया किया है। है। डॉलर इंडेक्स 6 करेंसी इसको मिला के बनता है। उसमें यूरो, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड, स्विस फ्रैंक, स्वीडिश क्रोमा, कैनेडियन डॉलर, ये 6 करेंसीज मिला के एक बास्केट बनती है, जिससे डॉलर इंडेक्स, डॉलर को इन 6 करेंसीज से कंपेयर किया जाता है। तो जैसे ही डॉलर की डिमांड बढ़ी थी, डॉलर इंडेक्स ऊपर जाने लग गया। और डॉलर इंडेक्स जब जब ऊपर जाता है, आपको याद होगा मैंने ये भी साथ में बोला था, डॉलर इंडेक्स जब जब ऊपर जाएगा तो सोने के ऊपर प्रेशर पड़ता है। और शॉर्ट टर्म रिएक्शन दूसरा क्या है कि महंगाई की आशंका बढ़ गई है, कि अब माना जा रहा है दुनिया भर के सेंट्रल बैंक शायद रेट घटाएंगे नहीं बल्कि बढ़ा सकते हैं, तो इससे भी सोने पे प्रभाव पड़ता है। परंतु मैं इस रिएक्शन को शॉर्ट टर्म मानता हूं। दो चीजें मैं मानता हूं, एक तो शॉर्ट टर्म है, दूसरा मैं ये मानता हूं कि ये बहुत अच्छी एक गोल्ड के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है निवेशकों के लिए, इसमें लंबे वक्त के लिए। और लंबा वक्त मैंने तो 2 साल बोला है, मैं अभी भी उसी पे कायम हूं, जो मैंने बोला है मैं उस पर कायम हूं। सोने को वाकई अशांति पसंद है, परंतु यहां पर क्रूड ऑयल के खेल की वजह से, डॉलर के खेल की वजह से ये आपको सबड्यूड दिखाई दे रहा है। मुझे तो ऐसा नजर आ रहा है संजीव, मैं आपदा में अवसर कहा जाता है आजकल अक्सर, इस मुसीबत में मुझे एक अवसर दिखाई दे रहा है कि सोने में जिन लोगों के लिए बहुत महंगा हो गया, तो सोना $5,000 से ऊपर लगातार बना हुआ था। कल तो वो एक समय ऐसा था जब गिर के $4,000 तक आ गया था, 1,30,000 से भी नीचे चला गया था। तो मैं समझता हूँ इससे इससे अच्छा अवसर नहीं था, क्योंकि जो लोग घुसने की सोच रहे थे सोने में निवेश करने की, उनको डर लग रहा था, उनको फोमो हो रहा था। तो अब मौका अच्छा है, आप इसको लेके रखिए। मुझे अभी भी पूरी तरह, क्योंकि मैं लंबे वक्त का एनालिसिस करता हूं, आपको याद होगा मैंने कहा मैं ट्रेडर्स के साथ नहीं देता हूं, जो लोग अभी खरीद के 1 महीने बाद बेच, 2 महीने बाद, उनके साथ मैं नहीं देता, ना मैं उनको कोई सलाह मशवरा करता, ना उनके लिए मैं एनालिसिस करता। जो लोग लंबे, और मेरा तो लंबा वक्त क्या मात्र 2 साल है संजीव, मैंने तो कोई लंबा वक्त 10-15 साल का नहीं बोला। तो 2 साल के लिए मैं अपनी जगह अभी भी कायम हूं। अगर आप लंबे वक्त के निवेशक हैं तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए, हड़बड़ाहट में बेचना नहीं चाहिए, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है संजीव। सर, ये मौका है
आपदा को अवसर में बदल दिया जाए। जो लोग सोने में डर रहे थे, पांव रखने से, आगे बढ़ने से, सुनार की दुकानों पे, देहरियों पे झांकने से कांप रहे थे, उनको मतलब आपके हिसाब से कांपने की जरूरत नहीं। तो क्या सर ये माना जाए आपकी बातचीत से कि जो जंग चल रही है ईरान इजराइल की, अमेरिका जिसमें घुसा हुआ है जबरदस्ती, मिडिल ईस्ट की जंग जिसको कह सकते हैं हम, इस जंग में जो क्रूड ऑयल, तेल का जो तेज तूफानी बहाव आया है, उसने इसके रेटों को पतला कर दिया है, हल्का कर दिया है सोने चांदी के। सर आप ये कहना चाह रहे हैं आम भाषा में लोगों के लिए? बिल्कुल। क्रूड, केवल और केवल क्रूड ऑयल की वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ी है, डॉलर की डिमांड से डॉलर इंडेक्स बढ़ी है। और मजे की बात यह है इसमें संजीव, समझने वाली, आपकी बात का तो मैंने जवाब दे दिया, पर मैं थोड़ा सा इसको और आगे ले जाके समझा देता हूँ कि दोहरा रहा हूं मैं अपनी बात को। जो देश अपने आप को लड़ाई में झोंकता है उसकी करेंसी कमजोर होती है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर होती है। लड़ाई आपकी अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं बनाती है। आपका पैसे, $1 बिलियन रोज अमेरिका खर्च कर रहा है, शायद इससे भी ज्यादा। उसकी पहले ही हालत, $200 बिलियन का ट्रम्प साहब ने अमेरिकन सेनेट से फंड मांगा है कि फंड दीजिए, हमें युद्ध में लड़ना है। जबकि और 60% जनता अमेरिका की, कल सर्वे हुआ था एक परसों, उसमें 60% जनता अमेरिका की ट्रम्प साहब के साथ इस युद्ध में नहीं खड़ी है। वो कह रहे हैं ये युद्ध की जरूरत नहीं थी, ये बिल्कुल हम इसके साथ नहीं खड़े हैं। तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था ओवरऑल, अमेरिका में गैस के दाम बढ़ गए थे। तो जितने भी आर्थिक पैमाने हैं, पहले ही हम $39 ट्रिलियन अमेरिका के वो उधार की बात चुके हैं। तो जो देश अपने आप को युद्ध में झोंकता है, उस देश की करेंसी कमजोर पड़ती है, मजबूत नहीं होती है। परंतु 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 बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। आपको मैंने बताया ना, $70 की जगह $120 चाहिए थे एक समय पे, अभी भी $103 चाहिए क्रूड खरीदने के लिए। तो जब डिमांड किसी चीज की बढ़ती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं बढ़ रही है। जैसे ही ये युद्ध शांत होगा, मैं आप एक जरूरी बात बोलने जा रहा हूं, जैसे ही ये युद्ध शांत होगा, आपको अमेरिका यहां से आर्थिक तौर पर और कमजोर नजर आएगा। जैसे ही अमेरिका और कमजोर नजर आएगा, उसकी जो डॉलर की ताकत की असलियत है वो सामने आएगी, और फिर आपको सोना यहां से ऊपर, बल्कि मुझे तो उम्मीद है आपको अप्रैल के महीने तक ही मुझे लगता है कि ये वापस $5,000 छू जाएगा, और फिर उसके बाद ऊपर ही जाएगा, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। सोने का अंडरटोन बुलिश है। किसी भी सेंट्रल बैंक ने संजीव सोना नहीं बेचा है, जो बड़े लोगों ने, जिन्होंने लिया था, जिन्होंने बड़ी मात्रा में सोना लिया था, किसी ने अभी तक सोना नहीं बेचा है। ये खाली जो सटोरिये होते हैं कमोडिटी मार्केट में, उन लोगों का किया हुआ खेल है। जो शेयर मार्केट है सर, उसमें बड़ा उछाल आ गया है। जैसे ही इन्होंने कहा कि 5 दिन के लिए हम सीज फायर कर रहे हैं अमेरिका ने, वैसे सर शेयर बाजार जो है बहुत एकदम रॉकेट हो गया है ऊपर के लिए। नहीं नहीं, बहुत ज्यादा रॉकेट नहीं। इस समय मैं, शेयर बाजार मेरे सामने खुला हुआ है संजीव, और इस समय मात्र 200-200-250 पॉइंट के करीब निफ्टी ऊपर है। जिस रफ्तार से गिरा था उसके तो आसपास भी कहीं नहीं है। ट्रम्प साहब के बयान के आधार पर आ रहा है। कल मैंने करीब 16 मीडिया इंटरेक्शंस किए इसी बात के ऊपर कि ट्रम्प साहब ने जो कल बोला है, क्योंकि ईरान ने उसको कंफर्म नहीं किया है। और मैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, वॉशिंगटन पोस्ट आती है अमेरिका की अखबार, आप तो स्वयं जर्नलिस्ट हैं, बड़ा मशहूर अखबार है वॉशिंगटन पोस्ट। उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया जो मेरे हाथ लगा। मैं नहीं कह रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि ट्रम्प साहब ने अपने पहले टर्म में, जब वो पहली दफे आए थे 2016 से लेके 2020 तक, उन्होंने 30,573 झूठ बोले। 30,573 झूठ बोले। और आपको कुछ और इंटरेस्टिंग आंकड़ा दो, पहला साल जो उनका था उस समय, उसमें उन्होंने रोज के 6 झूठ बोले। दूसरे साल में रोज के 16 झूठ बोले। तीसरे साल में ये गिनती बढ़ के 22 झूठ पर डे हो गई। और चौथे साल में ये गिनती बढ़ के 39 झूठ पर डे हो गई। आई एम श्योर वॉशिंगटन पोस्ट उनके इस टर्म के, जो अभी उनका टर्म चल रहा है 4 साल का, वो भी झूठों की गणना कर रहा है। ईरान ने बिल्कुल भी, ईरान के किसी भी अथॉरिटी ने ट्रम्प साहब के क्लेम को, हम अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल करते हैं रैटिफाई, उसको रैटिफाई नहीं किया है। जब तक ईरान इस पर कंफर्मेशन नहीं देगा, उसी टोन में, जिस टोन में, जब दो लोगों के बीच में बात होती है तो एक ही टोन में होती है, उसी टोन में जब तक ईरान रैटिफाई नहीं करेगा, व्यक्तिगत तौर पे मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, मैं दोहराता हूं, मुझे ट्रम्प साहब पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। वो कुछ भी कहते रहे, मुझे किसी बात पे यकीन नहीं है। और इसीलिए शायद मार्केट चाह रही थी शेयर मार्केट ज्यादा ऊपर उठना, 500-600 पॉइंट ऐसे लग रहा था। पर मुझे लग रहा है मार्केट को भी समझ में आ रहा है कि ट्रम्प आखिर हैं तो ट्रम्प साहब। एक पुरानी पिक्चर आई थी संजीव, आप पता नहीं कितने शौकीन है, झूठा कहीं का, मुझे याद है एक पुरानी मूवी आई थी। तो ये मामला जो है, ये सारा अभी इस बहुत स्पष्ट नहीं है मार्केट, इसीलिए थोड़ा सा पिलपिला पड़ गया है जी।
सर, सोने और चांदी में से अभी अगर हम इंडियन लोगों की बात करें, भारत और भारतीयों की बात करें, तो क्या सर जैसा आपने पहले कैलकुलेट किया था कि भैया डालो तो दोनों में थोड़ा थोड़ा डालो, या सर जैसे कि चांदी 4,20,000 पहुंच के अब 2 लाख के नीचे या 2 लाख के आसपास आ गई, 2.25 लाख के, आम आदमी के लिए बता रहा हूं सर, और सोना जो है वो भी सर कम हो गया है? देखिए, चांदी और सोना अभी तो ऑलमोस्ट कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। यानी कि इसका अर्थ ये होता है कि जिन कारणों से सोना ऊपर जा रहा है उसी के साथ साथ चांदी चल रही है, उन्हीं कारणों से चांदी ऊपर जाती है और फिर जब नीचे आता है तो वो भी नीचे आ रही है। परंतु कालांतर में अगर वैश्विक मंदी आती है, संजीव इस पे ध्यान दीजिएगा, अगर वैश्विक मंदी आती है, जिसकी मैंने पहले आपके एक पॉडकास्ट में मैंने हाँ एक फियर जताया था, आपको याद होगा, मैंने जी। बल्कि और वो मंदी बल्कि आप कहें तो पहले तो मुझे दूर कहीं दस्तक सुनाई दे रही थी, अब तो ऐसा लग रहा है दरवाजे पे खड़े होकर घंटी बजा रही है। तो अगर मंदी आती है तो चांदी में थोड़ी सी सुस्ती आ सकती है, क्योंकि चांदी का 55% प्रयोग इंडस्ट्रियल है, डेटा इक्विपमेंट, सोलर सेल्स, ईवीज, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, इन सब में। तो इनकी मांग कम होने से, इन चीजों की मांग कम होने से चांदी थोड़ा सा पीछे छूट सकती है सोने के मुकाबले। अब ये छूट सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि छूटेगी, क्योंकि चांदी को बड़ी मात्रा में चाइना वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं, तो अगर वो डिमांड बनी रही तो चांदी अभी भी चलेगी। बाकी फिलहाल चांदी सोना एक जैसा चल रहा है। जहां तक चांदी सोने की निवेश की प्रोपोर्शन की बात है, मैं पहले बता चुका हूं, मुझे लगता है कि आपको करीब 60-70% अपना निवेश सोने में रखना चाहिए, जितना आपका दोनों का पैकेट की बात कर रहा हूं, और करीब आप 30-40% के करीब चांदी में रख सकते हैं। परंतु सलाह अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ के लीजिए, ये एक मात्र एनालिसिस है। सर हो सकता है ये मेरा सवाल गलत हो, लेकिन जहन में आ रहा है तो सवाल आपसे करना है, आप ही जवाब दे सकते हैं कि अभी ये सोने का जो डाउन है और चांदी का, क्या और कुछ लग रहा है अभी? वेट एंड वॉच करना चाहिए थोड़ा सा, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, हालांकि ये सवाल हो सकता है सर बेहद गलत हो। नहीं नहीं, सवाल आपका बिल्कुल दुरुस्त है और बहुत अच्छा सवाल है, और ये लाखों करोड़ों लोगों के मन में ये सवाल है। देखिए, क्या होता है कि जब न्यूज फ्लो पे आधारित, संजीव, कोई एसेट क्लास चल रही होती है, खबरों पर आधारित या कुछ डेवलपमेंट्स पे, इवेंट्स पर आधारित, तो उसको तो प्रिडिक्ट कर पाना बहुत कठिन है। ये तो आप भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि न्यूज को प्रिडिक्ट कर पाना बहुत कठिन काम है। क्या आगे होगा क्या नहीं होगा। परंतु मुझे ऐसा लगता है, शायद अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं खुला या बात बिगड़ गई यहां से, और बिगड़ के ये नौबत आ गई कि एनर्जी एसेट्स पे हमला होना शुरू हो गया, तो क्रूड ऑयल और बढ़ेगा, और क्रूड ऑयल और बढ़ेगा तो सोना और नीचे आ सकता है। तो इसमें अब सवाल ये है कि आ सकता है, नहीं भी आ सकता, हो सकता है यहां से बात सुलझ जाए, हो सकता है मामला ठंडा पड़ जाए। तो इसलिए मेरी सलाह ये है, तो जो मैं सलाह देता हूं वो दोनों दोनों उसमें काम करती है, कि अगर कोई निवेश करना चाहता है तो उसको थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि आप एक साथ डालेंगे, अब इस समय जब हम बात कर रहे हैं सोना करीब $4300 के आसपास घूम रहा है, ठीक है, तो अगर आप एक साथ डालेंगे तो आपका सारा इस लेवल पे आ जाएगा। परंतु अगर आप थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो आप अलग अलग लेवल्स पे एंट्री कर पाएंगे, यानी थोड़ा अभी, थोड़ा एक हफ्ते बाद, फिर थोड़ा 10 दिन बाद, फिर हफ्ते बाद। इसको हम SIP फॉर्मेट कहते हैं। तो आपके प्रश्न का सीधा जवाब, संजीव, ये है कि जो भी निवेश करना चाहता है वैसे अपने सलाहकार से पूछ कर करे, और अगर कर रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग लेवल्स पे जाए, हो सकता है और नीचे जाए अगर ये बात बिगड़ गई। सर सुनार भी बहुत खुश है, सर्राफा बाजार बहुत खुश है, वो जो मुझे और आपको दुकानों पे बैठ के इलाकों में सोना चांदी दे रहा है। मैं होलसेल मार्केट की बात नहीं कर रहा, आम सुनार की बात कर रहा हूँ, सर्राफ की, जो कभी 5 तोला बेचारा पूरे दिन में बेच देता है, कभी 10 तोला। तो सर जो खरीदार है वो तो खुश होना लाजमी है कि जिसने 4,20,000 चांदी देखी हो किलो की, वो अब 2 लाख के आसपास आ गई है, उसके लिए तो लग रहा है भाई ये 2,20,000 कम हो गया। लेकिन सर सुनार भी खुश है, क्या इसलिए कि उसको ग्राहक जो है डेली का रूटीन का, जिससे उसकी रोजी रोटी सुबह से शाम की चलती पर डे की दिनचर्या, वो सर पटरी पे आ गई है, या वो भी इस मौके को, इस आपदा को अवसर में बदलना चाहता कि जल्दी जल्दी ग्राहक आए, जितना लेना ले, कल के मार्केट का नहीं पता क्या हो। नहीं, देखिए, ग्राहकों के मन में भी, संजीव, यही बात है जो आपके मन में है, जो आपने बोली अभी। ग्राहकों को भी लग रहा है शायद और सस्ता हो जाए। और परंतु ये, जैसे किसी के घर शादी ब्याह है, अब मान लीजिए किसी की शादी है अप्रैल में या मई में, और वो लेने का बना रहा था, तो इस टाइम अच्छी कीमत है, उस समय जाके ले सकता है। मुझे नहीं लगता जिसको शादी ब्याह के लिए या किसी फंक्शन के लिए लेना है वो ज्यादा दिन तक इंतजार कर पाएगा। तो उसको तो अपने जो गहने वगैरह बनवाने हैं वो जाके बनवाएगा।
परंतु जो निवेशक है उसके लिए मैं फिर वही है कि एसआईपी माध्यम से थोड़ा थोड़ा करके, सिप करके, थोड़ा थोड़ा करके आप उसको लेते रहिए। उससे आप अलग अलग लेवल्स पे एंट्री कर जाएंगे। हो सकता है थोड़ा महंगा मिले, फिर थोड़ा सस्ता मिले, कुछ इस लेवल पे मिले, तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। सर इसकी कुछ परछाइयां तो नजर आने लगी हैं कि बहुत भारी हैं, कलरफुल हैं, डार्क हैं, जो जंग चल रही है। सर जंग रुकने के बाद के इफेक्ट्स क्या होंगे आर्थिक रूप से, मैं जानना चाहता हूं दुनिया पे। ईरान इजराइल की छोड़ दीजिए, वो सर मास्टर हैं जंग के। ट्रंप कुछ नहीं करते हैं, आपने कहा। वॉशिंगटन पोस्ट की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि ट्रंप झूठे हैं, मक्कार हैं। और एक सवाल ये है कि सर इस युद्ध के रुकने के बाद क्या होगा दुनिया में आर्थिक रूप से। दूसरा सवाल सर, चीन भी कहीं कहीं अब बीच में इसमें आ रहा है तेल को लेके। दो सवाल हैं सर, इसके साथ हम लोग अपनी बातचीत को विराम देंगे। देखिए, मैं ट्रम्प साहब को झूठे मक्कार मैं नहीं कह रहा। ये वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा है कि 30,573 झूठ उन्होंने बोले। ये मैंने आपको सिर्फ उस आर्टिकल का हवाला दिया। देखिए, युद्ध जब भी होता है संजीव, तो जब युद्ध समाप्त होने के बाद आकलन किया जाता है कि क्या खोया। पाया तो होता नहीं, उसमें खोया ही खोया होता है। तो मुझे लग रहा है जब युद्ध शांत हो जाएगा तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हुआ है ईरान में, मुझे लगता है वो कई बिलियन डॉलर का है। उसकी असेसमेंट की जाएगी। उसके बाद खाड़ी देशों में जो यूएई है, बहरीन है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, इन देशों में ओमान है, कुवैत है, ये देश, इन देशों में जो नुकसान हुआ है, कहीं से पूरी खबर आ रही थी, कहीं से पूरी खबर नहीं आ रही थी, कुछ छुपाई जा रही थी, कुछ बताई जा रही थी, कुछ पे सजा दी जा रही थी फिल्म बनाने पे, वगैरह वगैरह। तो ये सब चीजें सब सामने निकल के आएंगी कि हमने इतना खोया। पर ये सच है कि इसके बाद सबसे ज्यादा अगर किसी ने खोया है, संजीव, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, तो वो अमेरिका और इसराइल ने खोया है। ईरान की तो देखिए टॉप के 40-50 लोग जा चुके हैं, ठीक है। तो और उनका स्कूल, अस्पताल, गवर्नमेंट बिल्डिंग ज्यादातर सब ध्वस्त हो चुका है। तो दे हैव नथिंग टू लूज। पर जो जिन लोगों ने युद्ध आरंभ किया था, अमेरिका और इसराइल ने, मुझे लगता है उनके यहाँ सबसे ज्यादा नुकसान होगा। इसराइल में बहुत डैमेज हो चुकी है। भारतीय न्यूज चैनल्स के बहुत सारे पत्रकार इसराइल में गए हुए थे। उन्होंने आंखों देखी बताई है कि वहां पर किस कदर लोग भय में रह रहे हैं, डर में रह रहे हैं, और किस प्रकार वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हुआ है। अमेरिका का नुकसान आर्थिक हुआ है। अमेरिकन बेसेस, अमेरिकन एम्बेसीज, अमेरिकन कंपनीज का जो नुकसान खाड़ी क्षेत्र में हुआ है वो तो हुआ ही हुआ है। पर अमेरिका का अपने घर में आर्थिक नुकसान आपको देखने को मिलेगा जब वहां महंगाई जो है वो चरम सीमा पे पहुंच जाएगी। एक खबर अभी और मुझे पता लगी है जो कि बड़ी हैरान कर देने वाली है, कि कल ट्रंप साहब के बयान से पहले एक लॉबी थी जिसने क्रूड ऑयल में भारी मात्रा में फ्यूचर्स खरीदे, क्यों जैसे ही उसको बेचे। यानी कि आप शॉर्ट सेलिंग जब करते हैं, क्योंकि आप जब प्राइस गिरने का इंतजार करते हैं तो उसको शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। करीब $500 million के फ्यूचर सेल किए गए ट्रंप साहब की स्टेटमेंट से थोड़ा ही पहले। तो अब ये क्या, जैसे ही ट्रंप साहब ने स्टेटमेंट दी, क्रूड $114 से गिर के $103 तक आ गया। तो अब ट्रंप साहब की स्टेटमेंट के मायने क्या है क्या नहीं है, ये लोग खुद निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पर इसके पीछे क्या सारा खेल चल रहा है, इस युद्ध के पीछे कोई मुनाफे का खेल चल रहा है या कोई प्रॉफिट मेकिंग का इस युद्ध में खेल चल रहा है, ये तो समय बताएगा। आम निवेशक, आम लोग इन इन बड़े बड़े तथ्यों के अंदर फंस जाते हैं, पिस जाते हैं। और ये बड़ी ही शर्म की बात है। अगर अगर ऐसा कुछ हुआ है तो बहुत शर्म की बात है कि युद्ध की परिस्थिति में हो सकता है किसी लॉबी ने मुनाफा कमाने की कोशिश करी हो। तो ये इसकी इसकी कड़वी सच्चाई है। इस युद्ध के पीछे कई ऐसे खेल होते हैं संजीव, जो हमको और आपको उतनी आसानी से दिखाई नहीं देते, पर बाद में निकल कर आते हैं। तो बाद का इफेक्ट मैंने आपको एक और एस्पेक्ट बताया। सर चीन बीच में 2 दिन से स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया है क्रूड ऑयल को लेके। बिल्कुल। चीन के पास जो रिजर्व्स हैं संजीव, वो बहुत भारी मात्रा में है। भारत से और बहुत सारे देशों से बहुत भारी मात्रा में रिजर्व है। और चीन ये चाहता था कि इस क्रूड ऑयल का ट्रेडिंग युआन में हो। ईरान ने बीच में कहा भी था कि अगर आप युआन में ट्रेड कर रहे हैं तो आपका जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर सकता है। चीन पीछे से ऐसा लग रहा है कि कुछ धागे उसके हाथ में है, जिनको वो कठपुतली चलाने वाले की तरह खींचता रहता है। उसका ऑयल पे बहुत निर्भर है चीन। ये भी भारत की तरह चीन भी बहुत हद तक निर्भर है ऑयल इंपोर्ट पर। पर यह सच है कि चीन पर क्या असर इसका आर्थिक तौर पर होगा, ये पकड़ पाना बहुत कठिन है, क्योंकि चीन बहुत ओपेक है। वहां से खबरें आना, वहां पर मीडिया का एक्सेस होना, वहां पर किसी पत्रकार का जाना, ये बिल्कुल लगभग असंभव होता है। चीन अलाउ नहीं करता है। तो इसलिए जो बयान सामने आएंगे संजीव, उसी पे हमें हमें विश्वास करना पड़ेगा। पर यह सच है कि चीन का इसमें कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से
इस युद्ध में उसकी सहायता है, जो कि सामने भले ही ना निकल के आ रही हो, पर कुछ ना कुछ वो पीछे रोल प्ले कर रहा है, जो शायद हमें बाद में पता लग सके युद्ध समाप्त होने के बाद। सर, बातचीत का एक अंतिम सवाल ये है कि आपने कहा था, उसी से सवाल निकला है कि अमेरिका ऋण लेने के लिए भाग रहा है चारों तरफ, कि हम युद्ध लड़ रहे हैं, हमें इतना इतना बिलियन डॉलर्स चाहिए और आप हमें दीजिए। सर, अमेरिका लड़ाई लड़ने के लिए, जंग के लिए लोन लेने भाग रहा है, और जब पाकिस्तान भिड़ता है, नहीं पाकिस्तान की कहीं जंग होती है, तो पाकिस्तान अमेरिका की तरफ कटोरा लेके भागता है भीख मांगने कि आप हमें लोन दीजिए, विश्व बैंक की तरफ भागता है। सर, क्या ये मतलब एक छोटे से पाकिस्तान, जिसकी कोई हैसियत नहीं अमेरिका के सामने, जो अमेरिका की रोटियों पे पल रहा है, वो अमेरिका अब खुद लोन लेके लड़ रहा है? नहीं, अमेरिका लोन लेने नहीं भाग रहा, आप मेरे ख्याल कहीं कम्युनिकेशन में रहा। सर, मैं अमेरिका समझना को चाहता हूं। लोन के लिए जब जब फंड्स चाहिए होते हैं, तो उनको वहां की जो सेनेट होती है, जो वहां की संसद है, उसका अप्रूवल चाहिए होता है। जैसे भारत में भी अगर आपको एडिशनल फंड्स चाहिए बजट के अलावा, तो आपको फिर संसद की मंजूरी चाहिए होती है। इसी प्रकार सेनेट से उन्होंने मंजूरी मांगी कि हमें 200 बिलियन डॉलर, जो उनके डिपार्टमेंट ऑफ वॉर है उसमें जितने फंड्स थे वो शायद कम पड़ रहे होंगे, तो उन्होंने फिर सेनेट से फंड्स मांगे। उसके लिए वोटिंग होती है, बाकायदा अप्रूव करा जाता है। आपको याद होगा अमेरिका में शटडाउन वगैरह हुआ था, उनको उनको फंड सैंक्शन कराने पड़ते हैं। तो अमेरिका लोन लेने नहीं, लोन तो अमेरिका पे चल ही रहा है, 39 ट्रिलियन डॉलर कर्ज तो ओवरऑल चल रहा है, पर वो सेनेट से इसको लेने के लिए भाग रहा है। जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान तो आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से लेता है। ये बात सच है कि आईएमएफ में 17% हिस्सा जो है अमेरिका का है, तो इनडायरेक्टली आप अमेरिका से ही मांगते हैं अमेरिका का जो योगदान हो। पर आगे मुझे लग रहा है ऐसा चलेगा नहीं, क्योंकि अमेरिका इन वैश्विक संस्थाओं को अब अपना कंट्रीब्यूशन ट्रम्प साहब बंद कर रहे हैं धीरे धीरे। तो कैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन जैसी संस्थाएं चलेंगी, ये तो समय बताएगा आगे। पर फिलहाल 200 बिलियन डॉलर का सेनेट से उन्होंने सैंक्शन मांगा है, लोन नहीं, ये सेनेट से सैंक्शन होता है जी। शुक्रिया शरद जी, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद स्टेट पर हिंदी के लिए, थैंक संजीव चौहान से बात करने के लिए धन्यवाद।